Hello, good evening, friends. You are welcome to this episode of Satya Speaks. Today, I'll talk about disability in general and rehabilitation. यानी जिसका क्षमता कम हो गया है किसी भी वजह से, वो देख नहीं पाता है या सुन नहीं पाता है या बोल नहीं पाता है या चल नहीं पाता है, या दिमाग का जो कार्य करने का क्षमता कम हो गया है, किसी भी वजह से कुछ भी इशू ऐसा हुआ है कि वो आम लोगों की लेवल का परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है, तो उसका अपना एक अलग पहचान बन जाता है कि पर्सन विथ डिसेबिलिटी। बड़ा खेद की बात है। हम अपना जो भी हुनर है, जो खूबी है, जो काबिलियत है, उसको अपना पहचान बनाते हैं। हम जो काम कर पाते हैं उसको लेके हम अपने आप को डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, टीचर कहलाते हैं। कोई ऐसा कमी हमारे अंदर हो, वो कमी हमारा पहचान बने, वो तो बड़ा ही रूड है। ऐसा नहीं होना चाहिए, पर चलता आ रहा है। और ये चर्चा भी होता है कई बार, कि किसी का कुछ कमी या खामी उसका पहचान ना बने, तो ऐसे शब्द जैसे कि हैंडीकैप्ड, डिसेबल्ड, उसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के पर्सन विद डिसेबिलिटी या चैलेंज्ड, ऐसा शब्द इस्तेमाल किया गया, या ए पर्सन विथ स्पेशल नीड, ऐसा फ्रेज भी इस्तेमाल किया गया। इसका घूम फिर के एक ही लेवल की बात आती है कि ये इंसान जिसको हम ऐसा लेबल लगा देते हैं, वो नॉर्मल नहीं है, आम लोगों की तरह ज़िंदगी वो जी नहीं पाता है। हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल बन नहीं सकता है, आप डिमांड नहीं करते, हठ नहीं करते कि नहीं, इसको तो नॉर्मल लेवल पे हमें लेकर जाना ही है। ये हठ आप नहीं करते क्योंकि आप अनजान है कि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम जिसको मान्यता मिला है कि ये डिसेबिलिटी है, वो डिसेबिलिटी परमानेंट नहीं है, जिंदगी भर भुगतने के लिए नहीं है। उसमें सही समय पे सही इलाज, सही उपचार करने से फर्क पड़ता है। कितना फर्क पड़ेगा कि वो आम लोगों की तरह जिंदगी जी सके, आम लोगों के लेवल का परफॉर्मेंस दिखा सके। पर हम अनजान रहते हैं क्या डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में, और क्या करना चाहिए उसके बारे में जानते नहीं है। सही जगह पे सही समय पे पहुंच नहीं पाते, तो हमें लगता है कि हमारा ये जो प्रॉब्लम है वो ज़िंदगी भर के लिए है। तो दुखी होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, और उसका हक जो कि भारत सरकार ने एक एक्ट पास करके दिया है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016, वो एक्ट में 21 ब्रॉड कैटेगरी के लोगों को डिसेबिलिटी माना गया है, और वो मान्यता के हिसाब से उनको कुछ आरक्षण या उनको कुछ फैसिलिटी, उनको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट, ये सब प्रोविज़न अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग डिपार्टमेंट, स्टेट्स, सेंटर में है। उसके पीछे हम चल पड़ते हैं, जबकि हमें करना क्या चाहिए कि जो प्रॉब्लम है उसका पूरी तरह से छानबीन करना है। अगर किसी का डिसेबिलिटी जैसा प्रॉब्लम है, वो ऐसा नहीं है कि किसी का टाइफॉइड हो गया है या मलेरिया हो गया है और उसका सीधा सीधा कोई दवाई का उपचार हो जाए, या
चंद दिनों में वो ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है। पर ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम जो कि पहले आ, ऐसा मानते थे कि जिंदगी भर भुगतना है, उसमें बहुत चेंजेस आ चुका है। जिंदगी भर भुगतना नहीं है। अगर वो सब इलाज आप करते हैं, वो जिंदगी भर डिसेबिलिटी अफेक्टेड नहीं रहेगा। वो शायद हम उम्र बच्चों की तरह, हम उम्र लोगों की तरह वो जिंदगी जी सकता है। यानी जैसे कि मेडिकल टेक्नोलॉजी बदल रहा है, बाकी सब इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर या दूसरे कई ऐसे टेक्नोलॉजी जैसे बदल रहा है, मेडिकल टेक्नोलॉजी भी बहुत बदल रहा है, जिससे कोई पैदाइशी प्रॉब्लम हो या बचपन में ही कोई ऐसा खास प्रॉब्लम आ गया हो जिससे वो आम बच्चों की श्रेणी में नहीं आता है, अलग हो जाता है, अलग पहचान हो जाता है कि ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है या सेंसरी डिसेबिलिटी है या मोटर डिसेबिलिटी है, ऐसा जो लेवल लग जाता है उसका हल हम निकाल लेते हैं। जैसे कि हियरिंग इम्पेयरमेंट, देखिए कोई बचपन से ही अगर डेफ पैदा हो तो पहले लगता था कि कुछ हो नहीं सकता। ज़्यादा से ज़्यादा एक हियरिंग एड लगा देते थे थोड़ा सा साउंड अवेयरनेस के लिए, पर जो सीवियरिटी या बहुत ज़्यादा कान में नुकसान हो तो हियरिंग एड से भी खास उतना फ़ायदा नहीं होता। पर अभी उसका टेक्नोलॉजी काफ़ी बदल गया है। मामूली प्रॉब्लम माइल्ड मॉडरेट हो तो एग्जैक्ट एक्यूरेट असेसमेंट करके उसका लॉस कॉम्पनसेशन के लिए डिजिटल प्रोग्रामेबल हियरिंग एड्स आ गया है। और जो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, सीवियर प्रोफाउंड लॉस है, तो उसका तो सर्जरी करके कॉक्लियर इम्प्लांट, ब्रेन स्टेम इम्प्लांट, सो इम्प्लांटेबल डिवाइसेस भी आ गया है। तो कान का जो बहरापन है उसका हल निकल आया है। वैसे अभी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है और काफ़ी आगे बढ़ चुका है। शायद जो देख नहीं पाते, विजुअल डिसेबिलिटी है, उनके लिए भी इम्प्लांटेबल डिवाइसेस बन रहा है, बन जाएगा। और शायद आगे कोई ना देखने का जो सफरिंग है उससे छुटकारा पा सकता है, डेफनेस से छुटकारा पा सकता है। तो ऐसे कई प्रॉब्लम्स है जो कि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जैसे ऑटिज्म है, लर्निंग डिसऑर्डर्स या लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, सेरेब्रल पैल्सी है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है। ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है जिसको मान्यता तो मिला है डिसेबिलिटी का, पर आपको करना क्या है? सिर्फ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाना है क्या? कि उसके लिए रिहैबिलिटेशन सर्विसेज ढूंढना है। डिसेबिलिटी का कोई अलग अलग मीनिंग जो भी निकाले, मैं यही कहता हूँ कि उनका जो एबिलिटी है वो तो है, थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है, थोड़ा सा अलग है। बस उनको बिल्कुल रिजेक्ट करके निकम्मा, यूजलेस कैटेगरी में तो आप नहीं डाल सकते। ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, उनके लिए जो सही रिहैबिलिटेशन है वो उसमें शायद जैसे एड्स अप्लायंसेस हो सकता है, सर्जिकल करेक्शन या ऐसे कुछ इंटरवेंशन हो सकता है, तरह तरह की जो थेराप्यूटिक सर्विसेज है जैसे स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, साइकोथेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ऐसे कई थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस है। ये सब का मिला जुला कुछ एक बंडल ऑफ और बुके ऑफ सर्विसेज का शायद उसको ज़रूरत हो। तो ऐसे करने से उसका जो भी काबिलियत है, जो भी स्किल है, जो भी फंक्शनल स्किल है, वो डेवलप तो होता ही है। किस लेवल पे डेवलप होता है? नियर नॉर्मल डेवलपमेंट होता है, यानी नियर नॉर्मल या कंप्लीटली नॉर्मल भी डेवलप होता है वो रिहैबिलिटेशन सर्विस का। इसीलिए हम
इंटरप्रिटेशन या मीनिंग यही निकालेंगे कि रेस्टोरेशन ऑफ एबिलिटी, रेस्टोरेशन अगर होता है नॉर्मल लेवल पे या नियर नॉर्मल लेवल पे, तो वो किसी और के सहारे जिंदगी नहीं जिएगा, किसी जैसे चैरिटी के सहारे जिंदगी नहीं जिएगा। उसको कोई डंपिंग यार्ड, कोई आश्रम, उसमें आपको छोड़ने की नौबत नहीं आएगी। वो डेफनेस हो, ब्लाइंडनेस हो, मसल्स का प्रॉब्लम्स हो, लिम्स का प्रॉब्लम हो, एम्बुलेटरी इश्यूज हो, या कॉग्निटिव इशू हो, ब्रेन का फंक्शन का प्रॉब्लम हो, न्यूरोफिजियोलॉजिकल इश्यूज हो, कुछ भी हो, उसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। हम सॉल्यूशन तक क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि ये सुपर स्पेशलाइजेशन का जमाना है। कोई भी एजुकेशन ऐसे कोई प्रॉब्लम लिंक्ड नहीं होता है। ज़्यादातर ऐसे होता है, कोई स्पीच पैथोलॉजी का, कोई ऑक्यूपेशनल थेरेपी का, कोई ऑडियोलॉजी का, कोई साइकोलॉजी का एजुकेशन लेके एक स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल बन के आ जाते हैं। पर एक अफेक्टेड पर्सन को वो फिजिशियन का ज़रूरत है, पेडियाट्रिशियन का ज़रूरत है, सर्जन का ज़रूरत है, कोई एड्स एंड अप्लायंसेस का जो भी ऑर्थोटिक प्रोस्थेटिक इंजीनियर्स की ज़रूरत है, या अलग अलग थेरेपिस्ट की ज़रूरत है। ये सब जो अलग अलग सर्विसेज की ज़रूरत है, हु विल कनेक्ट द डॉट्स? कौन तय करेगा कि आपके बच्चे को कैसे कैसे लोगों से, कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशन से सर्विसेज दिलवाना है, कैसे हुनर या कैसा एक्सपीरियंस वाला इंसान आपके बच्चे को अगर हैंडल करेगा तो उसका फंक्शनल स्किल नॉर्मल या नियर नॉर्मल बन सकता है। हु विल कनेक्ट द डॉट्स? ज़्यादातर क्योंकि आपको पता नहीं है, तो योर इग्नोरेंस हर्ट्स योर चाइल्ड। आपकी अज्ञता, आपके अनजान होने का जो सजा आपके बच्चे को भुगतना पड़ रहा है, और वो कई बार इररिपेयरेबल डैमेज होता है। तो आपको जानना जरूरी है कि रिहैबिलिटेशन टेक्नोलॉजी, रिहैबिलिटेशन सर्विसेज किस लेवल पे डेवलप हो चुका है। वैसे जो लोग आज मेरे साथ कनेक्टेड है, मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, शायद एक 4G हैंडसेट में मेरी बात सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। क्या ये 4G हमेशा के लिए रहेगा? शायद चंद दिनों की बात है। आपको पता है, मेरे को पता है कि 5G आने वाला है। 5G आएगा तो उसके पीछे पीछे 6G 7G भी आ रहा है। यानी टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रहा है। तो क्या मेडिकल साइंस में, रिहैबिलिटेशन साइंस में या एलाइड हेल्थ में कोई रिसर्च नहीं हो रहा है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है? काफ़ी कुछ हो रहा है, काफ़ी कुछ रिसर्च हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो स्कोप ऑफ प्रैक्टिस भी रीडिफाइन किया जा रहा है। यानी अगर किसी को 5 साल पहले, 10 साल पहले या 20 साल पहले ऐसा मानते थे कि ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकता है, शायद उस समय के लिए वो सही था। पर बदल रहा है दुनिया, टेक्नोलॉजी बदल रहा है। अगर अभी कुछ चीज़ें ठीक हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था, चौंकने की कोई बात नहीं है। अभी शायद बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं जैसे कि ऑटिज्म, उसको हम नॉर्मल कर रहे हैं, कर सकते हैं, हो सकता है नॉर्मल हो सकता है पूरी तरह से। लर्निंग डिसऑर्डर्स, ADHD, ये सब नॉर्मल हो सकते हैं, कंप्लीट नॉर्मल ज़िंदगी वो जी सकते हैं। ऐसे कई चीज़ें जो अभी भी नहीं हो रहा है, शायद आगे हो सकता है, नया टेक्नोलॉजी और डेवलप होगा। सो डिसेबिलिटी का जो एक्सपेक्टेशन आपके रहना चाहिए, ये होना चाहिए कि ये एक प्रॉब्लम है, ये एक डिसऑर्डर है, ये एक डिस्टॉर्टेड कंडीशन है, और ये टेम्पोररी ही आपको मानना चाहिए। भले ही उसमें परमानेंट डैमेज
हुआ है, ऐसा कोई डॉक्टर, कोई फिजिशियन, कोई सर्जन, कोई डायग्नोस्टिशियन, कोई प्रोफेशनल आपको बता दे, ये लेबल आपके बच्चे के ऊपर लगा दे, पर आप उम्मीद रखिए कि अभी जो नहीं हो रहा है आगे शायद उसका भी हल निकल जाएगा। वैसे काफ़ी कुछ ऑलरेडी सॉल्व हो रहा है। टेक्नोलॉजी, साइंस जो भी डेवलप कर रहा है, डिसेबिलिटी अफेक्टेड जो भी लोग हैं वो हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए डिसेबिलिटी अफेक्टेड रहेंगे और समाज से बिछड़े हुए, अलग रहेंगे या अपना ऐसा ही पहचान बना के रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको डिमांड करना है, ये आपका हक है कि राइट बेस्ड एक्ट पास हो चुका है। आपको सर्विसेज की, क्लिनिकल सर्विसेज, रिहैबिलिटेशन सर्विसेज की खोज करना चाहिए। कहाँ पे हो सकता है, कौन कर सकता है, आपको तय कर लेना चाहिए और वहाँ पे आपका बच्चे का इलाज करवाना चाहिए। वैसे भुवनेश्वर में इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस, यहाँ पे काफ़ी कुछ काम हो रहा है। क्लिनिकल सर्विसेज तो है ही, यहाँ पे कई सारे चीज़ों के ऊपर शोध भी हो रहा है, रिसर्च भी हो रहा है। यानी यहाँ हम कह पा रहे हैं, अगर ऑटिज्म अफेक्टेड बच्चा है तो हम कह रहे हैं कि आइए आपके बच्चा नॉर्मल हो सकता है, या ऐसे कई प्रॉब्लम्स है जिसका हम कॉन्फिडेंटली कहते हैं हमारे एक्सपीरियंस से कि ये ठीक हो रहा है। ये एक अकेला इंस्टीट्यूट इंडिया में नहीं है, दुनिया भर में कई ऐसे जगह है जहाँ पे अगर आप जाते हैं वहाँ का सुटेबल इकोसिस्टम है डिसेबिलिटी का हल ढूंढने के लिए, उसका प्रॉपर डायग्नोसिस करके, प्रॉपर इलाज करके उसको नॉर्मल करने के लिए। तो मैं आपको यही कहूँगा, अगर डिसेबिलिटी है तो उसको परमानेंट मत मानिए, ढूंढिए कहाँ पे उसका रिहैबिलिटेशन हो सकता है। रिहैबिलिटेशन का मीनिंग ये मानिए, रेस्टोरेशन ऑफ फंक्शनल स्किल्स, रेस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल एबिलिटी, ये मुमकिन है। और ये ऑप्टिमिज्म के साथ मैं आपको छोड़ रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।